नरेंद्र मोदी ने उसमें 4 चांद लगा दिए गुजरात में। जब अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि भाई राजधर्म का तो पालन करो, अगर स्टेट ही ऐसा हो जाएगी कि लोगों को मारने लगेगी तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, आपका एक विचार हो सकता है, लेकिन आप स्टेट तो उस तरह से चलाओ। इस समाज को हिंदू मुसलमान ने कैसे विभाजित किया है? क्यों हो रहा था? क्योंकि विभाजित नहीं थे आप। विभाजित होने की तो जरूरत ही नहीं थी। आप सोच ही नहीं रहे थे इस तरह की हिंदू है मुसलमान है, तो कैसे विभाजित करें? और जो बहुत थोड़े से लोग पूरे हिंदुस्तान में शासन करने आए हैं, वो अपना मित्र किसे बनाए जिनके बल पे वो शासन कर सके? तो ये 2 काम हुए, आप समझिए। एक काम मित्र बनाने का कि जो सिराजुद्दौला की हार के बाद जमींदारियां नीलाम करी गई, वो अधिकतर ब्राह्मणों ने ली। और विलियम जोन्स ने उन्हें बताया कि संस्कृत और लैटिन और ग्रीक भाषाएं जो है उनमें बहुत समानता है, और हम सब लोग जो है वो एक ही नस्ल के लोग हैं। आप पहले चले आए और हम बाद में आए। लोकतंत्र बचाने के लिए कम्युनिस्टों के खिलाफ। लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है। कौन सा लोकतंत्र? आपका लोकतंत्र नहीं, उनका लोकतंत्र जो इंग्लैंड में उन्होंने स्थापित किया, फ्रांस में स्थापित किया। तो साहब लड़ाई में, कोल्ड वॉर में उनकी जीत हो गई, रूस भी खंड खंड उड़ा दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्योंकि यरूशलेम के जितने भी धर्म है, उन धर्म का अपना एक सोचने का तरीका है। उसमें अगर ईश्वर, खुदा या गॉड पावरफुल है तो साथ में शैतान है। शैतान के बिना नहीं मानोगे आप। जब तक शैतान का डर नहीं होगा, गॉड को नहीं मानोगे। तो शैतान क्रिएट करना है। तो अब कम्युनिस्ट शैतान तो हार चुका। अब शैतान कौन है? शैतान है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। क्यों है? इसलिए है शैतान कि वो धार्मिक आस्थाओं के चलते हुए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के लिए अच्छा बाजार नहीं बनना है। जिस दिन के लिए पूरे भारत ने अपने आप को आजाद करने की योजना बनाई थी अंग्रेजों से, और दुनिया के इतिहास में वो सबसे बड़ी घटना है। हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं, इंग्लैंड की क्रांति की बात करते हैं, लेकिन खुद मार्क्स लिखते हैं कि दुनिया में इतना बड़ी योजना और इतनी बड़ी उथल पुथल नहीं हुई जितनी हिंदुस्तान में 1857 में हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ जो विचार फैले, किसी ने कहा सामंतवाद है, किसी ने कहा राजाओं का है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अंग्रेजों की बात कह दी कि सिपाही विद्रोह है। हम उसके विश्लेषण पे भी नहीं गए, समझने की कोशिश की। 1857 के योजनाकारों ने योजना बनाई थी कि 31 मई को हम हिंदुस्तान को आजाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरठ में 10 मई को घटना होने के बाद उस जल्दबाजी के कारण हम लोग असफल हो गए, क्योंकि उस योजना की एक गहराई थी। चीन जाती हुई एक फौज इंग्लैंड की चीन में उलझ जाती और पूरे देश में एक साथ, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में जरूरी, एक ही दिन 31 मई को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू होती और अंग्रेज निश्चित तौर पे हार। 150 साल 1857 के 2007 में पहली बार इस देश में बहस शुरू हुई और बहुत से मार्क्सवादी यानी इरफान हबीब जैसे साहब बोले कि 1857 जो है एक जनविद्रोह था, और मार्क्स के कोटेशन भी निकाल के लाए और उन्होंने उस बात को बदलने की कोशिश करी जो मार्क्सिस्ट लोग कहते थे 1857 को लेके। तो 1857 को अगर हम जानते हैं तो हम जानेंगे उस हिंदुस्तान को जहां के लोगों का दिमाग भारतीय था, उस पर औपनिवेशिक काल के षड्यंत्रों की छाया नहीं पड़ी थी। यानी आपके सोचने समझने का ढंग जो है वो भारतीय ढंग था, न कि वो ढंग था जो अंग्रेज आपको भविष्य में समझाने जा रहे थे। तो आप 1857 में देखिए क्या किसी ने ये बात कही
मेरठ के उन सिपाहियों ने, इसमें अधिकतर हिंदू थे, उन्होंने क्या ये कहा कि हम बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ने के लिए क्यों जाएंगे। वो तो सीधे वहां से चले, उन्हें पता है कि बहादुर शाह जफर ही हमारा प्रतीक है और बहादुर शाह जफर ही शामिल होने चाहिए। यहां आ गए और जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में कहीं भी ऐसा हुआ कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हो रही है, नाना साहब के नेतृत्व में हो रही है, तो कहीं हिंदू मुसलमान का सवाल उठ रहा हो। इतना ही नहीं, जो आज की डायनेमिक्स में हम देखते हैं कि दलित और सवर्ण का सवाल क्या कहीं उठा? क्या पासी लोग, बंजारे लोग, रांगड़ लोग, वाल्मीकि लोग 1857 की लड़ाई में नहीं लड़े? और अगर वो 1857 की लड़ाई में लड़े तो वो क्या चेतना थी, वो समझ क्या थी उनकी, वो भारतीयता क्या थी? तो इसको आप एक ही चीज से समझ सकते हैं जो गांधी ने समझाने की कोशिश करी कि भारतीय लोगों के सोचने समझने के ढंग में जाति भी है, कुटुंब भी है और गांव भी है। और जब गांव की बात आती है तो जाति या कुटुंब की बात छोड़ के लोग गांव के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह देश की, समाज की बात आती है तो वो है दिमागों में और वो आइडेंटिटीज हैं, लेकिन उन्हें छोड़ के हम देश समाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो 1857 में हमने उस चित्र को देखा। अब उस चित्र में अंग्रेज हमसे जीत तो गए, बहुत भय भी फैला दिया और ब्रिटिश रूल भी लागू हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह। लेकिन उसके बाद उन्होंने काम किया आपके दिमागों पे, जो 1757 के बाद वो कर रहे थे एशियाटिक सोसाइटी बना के बंगाल के अंदर। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में क्या हो रहा था? काम ये हो रहा था कि भारतीय समाज को हिंदू मुसलमान ने कैसे विभाजित किया है। क्यों हो रहा था? क्योंकि विभाजित नहीं थे आप, विभाजित होने की तो जरूरत ही नहीं थी। आप सोच ही नहीं रहे थे इस तरह की हिंदू है मुसलमान है, तो कैसे विभाजित करें। और जो बहुत थोड़े से लोग पूरे हिंदुस्तान में शासन करने आए हैं, वो अपना मित्र किसे बनाए जिनके बल पे वो शासन कर सके। तो ये दो काम हुए, आप समझिए। एक काम मित्र बनाने का कि जो सिराजुद्दौला की हार के बाद जमींदारियां नीलाम करी गई, वो अधिकतर ब्राह्मणों में गई। और विलियम जोन्स ने उन्हें बताया कि संस्कृत और लैटिन और ग्रीक भाषाएं जो है उनमें बहुत समानता है और हम सब लोग जो है वो एक ही नस्ल के लोग हैं। आप पहले चले आए और हम बाद में आए, तो आप हमारे लोग हो। और ये बात विवेकानंद ने भी कही कि हमारे बंगाल के ब्राह्मण ये समझते हैं कि वो अंग्रेजों के रिश्तेदार हैं और उनमें अगर खराबी आ गई तो इसलिए कि वो हिंदुस्तान आके यहाँ के शूद्रों के साथ, कायस्थों के साथ रह रहे हैं, इसलिए वो जो है खराबी आ गई है और अब उनके लोग आ गए, इसलिए शुद्धता के साथ वो जी सकते हैं। तो ये चेतना का निर्माण हुआ। दूसरा सवाल, जितने भी अंग्रेज यहाँ पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले से लगातार आ रहे थे या शुरुआत में आए सर्वे करने, उन्होंने लिखा भारत में एक जबान बोली जाती है जिसकी विशेषता ये कि बोलते एक बात है लेकिन लिखते दो लिपियों में। अगर उसे फारसी लिपि में लिख देते हैं तो वो उर्दू हो जाती है और देवनागरी में लिख देते हैं तो वो हिंदी की रहती है। तो इस एक जबान को, एक भाषा को दो में बांटना। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट, एक अंग्रेज विद्वान के नेतृत्व में कार्य शुरू हुआ 5 मौलवी और 5 पंडितों को बैठा के कि आप हिंदवी में ऐसी हिंदी बनाइए जिसमें संस्कृत के शब्द बढ़ जाए और फारसी के शब्द निकल जाए। और मौलवी लोग आप बनाइए एक ऐसी भाषा जिसमें यहाँ के देशी शब्द कम से कम आए
और फारसी शब्द पढ़ जाए, और भाषा आप फारसी में लिखो और वो भाषा देवनागरी में लिखो। तो एक भाषा दो हिस्सों में जब बंटती है तो उसे बोलने वाले समूह भी दो हिस्सों में बंटते चले जाते हैं। तो ये काम बंगाल में हो गए, जो हिंदुस्तान में भी चले आ गए, तो हमारे माइंड पे काम हुआ। और अंग्रेजों के काम करने के तरीके को अगर आप समझे तो एक एक अंग्रेज आता था कि भारत में अपना शासन स्थायी बनाने के लिए हमें क्या करना है। बहुत शोध करते थे गहराई से, लेकिन लक्ष्य क्या होता था। गिरेसन साहब एक भाषा के विद्वान थे, बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं और भारत की भाषाओं के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया। लेकिन वो लास्ट में क्या कहते हैं कि मेरे सारे रिसर्च वर्क का उद्देश्य तब पूरा होगा जब मैं अपनी कौम के लोगों को समझा पाऊंगा कि भारतीय लोगों में भय कैसे पैदा होता है, आशा किस बात से होती है और उत्साह किस बात से पैदा होता है। यानी वो हमारा साइकोलॉजिकल विश्लेषण करके बताना चाहते थे कि भाई इस तरह से हिंदुस्तान के लोग होते हैं और इन्हें आगे आप इसका प्रयोग करके लड़ा सकते हैं, बांट सकते हैं, डरा सकते हैं। तो एक औपनिवेशिक रूल में भारतीय समाज को खंड खंड करके बांट दिया। जाति की बात करी गई तो जाति सूचक चिन्ह अभी तक हम लोग लिखवाते हैं कॉलेज में कि जाति जरूर लिखो, फार्म भरे ही नहीं बिना जाति के, तो जाति समाप्त कैसे होगी। फिर लेक्चर दे देते हैं कि जाति नहीं मानना चाहिए। दो काम कैसे होंगे। जैसे पूरी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट करती है कि भाई शराब बंद होनी चाहिए, पैसा दिया जाता है समझाने के लिए कि शराब बंद करो, और शराब बिकवाई जाती है। पन्नी बंद करो, लेकिन पन्नी का प्रोडक्शन होगा, प्लास्टिक का प्रोडक्शन होगा। लेकिन बहुत से समाज सेवी लग जाएंगे इस काम में कि भाई ये बुरी चीज है, इसे रोको। और वो सिपाही और छोटा सा आदमी जो है ठेले वाले को पकड़ लेगा कि तू पन्नी में सामान क्यों बेच रहा है। दुकान वाले को, बड़े आदमी को नहीं पकड़ेगा कोई भी। तो ये क्या बात हुई भाई, आप सरकार है, आप रोक दो ना, प्रोडक्शन ही रोक दो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित करने के लिए भारतीय समाज में जो बिखराव किया, जैसे बहुत बड़ी दलित चेतना की बात आती है, तो महाराष्ट्र में जो काम करा वो अलग तरीके का है। महाराष्ट्र में उन्होंने समझाया कि हम तुम्हारे भाई हैं, राजा बलि की संतान तुम और राजा बलि की संतान हम। और उन्होंने कहा कि वे हमारी मुक्ति के लिए आए, और आज भी वो कहते हैं अंग्रेजी को मानना चाहिए और अंग्रेज हमारी मुक्ति के लिए आए थे। और हिंदुस्तान जहां वो रह रहे थे इतने साल से खुशी खुशी, उनमें बहुत शोषण हुआ, बहुत खराबी हुई। लड़ाई का किससे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से नहीं है, लड़ाई है आपकी किससे, एक दूसरे से। पहले आपस में निपट लो। तो इस चेतना का निर्माण किसने करा। अब आज के युग में आते हैं आप, तो आज के युग पे अगर आप आएंगे तो आप बताइए कि कोल्ड वार के बाद, कोल्ड वार जानते होंगे अधिकतर, सोवियत ज्यादा शक्तिशाली है या अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली है, ये बात सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में चली। और अमेरिकन प्रोपेगेंडा कामयाब हुआ कि कम्युनिस्ट माने बुरा और डेमोक्रेटिक माने या पूंजीवादी लोकतंत्र माने अच्छा। लोकतंत्र बचाने के लिए कम्युनिस्टों के खिलाफ, लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है। कौन सा लोकतंत्र, आपका लोकतंत्र नहीं, उनका लोकतंत्र जो इंग्लैंड में उन्होंने स्थापित किया, फ्रांस में स्थापित किया। तो साहब लड़ाई में, कोल्ड वार में उनकी जीत हो गई, रूस भी खंड खंड उड़ा दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्योंकि यरूशलेम के जितने भी धर्म है उन धर्म का अपना एक सोचने का तरीका है। उसमें अगर ईश्वर, खुदा या गॉड पावरफुल है तो साथ में शैतान है। शैतान के बिना नहीं मानोगे आप, जब तक शैतान का डर नहीं होगा गॉड को नहीं मानोगे। तो शैतान क्रिएट करना है। तो अब कम्युनिस्ट शैतान तो हार चुका, अब शैतान कौन है, शैतान है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। क्यों है, इसलिए है शैतान कि वो धार्मिक आस्थाओं के चलते हुए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के लिए अच्छा बाजार नहीं बनना है।
जो प्रोडक्शन है उसको खरीदार बढ़िया नहीं बनना है, वो अपनी सोसाइटी में आज भी पहले के समाजों की तरह जीना चाहता है, या कुछ लीबिया और इराक जैसे देश नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो भी संकट है। तेल के सारे कुएं होने चाहिए। तो साहब एक थ्योरी लाया, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो बाबरी मस्जिद ऐसे ही मत समझिए कि हिंदुस्तान के लोग लड़ पड़े। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे हंटिंगटन साहब ने जो बात कही, उस बात पे साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बनाने का काम तो अमेरिका का है, यूरोप का है, जो आपके माइंड में आया और आपको इस तरह के आंदोलन खड़ा करने की ओर ले गया। क्या है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में कि दुनिया में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई कौन लड़ेगा? यूरोप के देश क्रिश्चियन मिलकर लड़ेंगे। उनका एलाई कौन होगा? हिंदू होगा। हिंदू कैसे होगा एलाई? भाई हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक राष्ट्र ही नहीं है, यानी जर्मन की दीवार तोड़ के जर्मन तो एक राष्ट्र हो गया, और हम हिंदुस्तान जो है वो एक राष्ट्र नहीं है, वो है दो राष्ट्र। एक हिंदू राष्ट्र है उसके अंदर, एक मुस्लिम राष्ट्र है। अब इस विचार को पकाने के लिए थोड़ा सा खेल चाहिए आपके दिमागों में। तो कहां का एक गड़ा मुर्दा जिसको अंग्रेज जाते जाते शुरू कर गए थे, लेकिन वो लोकल फिनोमेना था बाबरी मस्जिद का, वो नेशनल मुद्दा हो गया। वो तोड़ने के लिए घूमने लगे, वो बचाने के लिए घूमने लगे। काम दोनों का एक, नफरत बढ़ा दो और काम ले लो। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के तहत जब आप बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था हिंदुस्तान में? WTO में साइन हो रहे थे, डंकल प्रस्ताव पे साइन हो रहे थे। जिसके विरोध में देश खड़ा था उसको रोक के डंकल प्रस्ताव पे आप साइन कर रहे थे, यानी नई औपनिवेशिक गुलामी पे आप हस्ताक्षर कर रहे थे। तो लोग लगे हिंदू मुस्लिम करने और आपने साइन कर लिए। सारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट और सारे आंदोलन खत्म हो गए। देखते रह गए ये क्या हुआ, और हम हिंदू मुस्लिम बन के लड़ना शुरू कर दिए। और आज तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की उस थ्योरी पे हमारे यहाँ काम हो रहा है।